आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे स्वागत है। आप सभी लोगों की डिमांड पर आज मैंने विज्ञान की क्लास शुरू की है, जिसमें हम इन लास्ट 20 दिनों में 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली हुआ करेगी और हमारा चैनल हम हर कदम पर आपका साथ देंगे। साथ निभाने के लिए आप इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आओ अब क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सदिश राशि है? फर्स्ट आपका चाल, वेग, ऊर्जा, आवेश। जल्दी जल्दी से बताइए, अपने कमेंट पे आंसर देंगे। फर्स्ट आपका चाल होगा, सेकंड आपका वेग होगा, या फिर ऊर्जा होगा, या फिर आवेश होगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका वेग होगा। वेग सदिश राशि होगी यहाँ पर। वेग सदिश राशि का मतलब ये हुआ कि जो राशियाँ होती हैं वो आपकी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी अदिश राशि और सेकंड आपकी होती है सदिश राशि। थर्ड होती है आपकी, वैसे थर्ड भी होती है, थर्ड आपकी होती है एक प्रदिश होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अदिश राशि होती है इसमें क्या होता है कि इसमें आपका सिर्फ परमाण होता है, परमाण। और इसमें जो सदिश राशि होती है इसमें क्या होता है कि ये जो होता है इसमें परमाण के साथ साथ जिसमें डायरेक्शन भी हो, दिशा को भी एक्सप्लेन करे, तो वो आपकी क्या कहलाती है? वो सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में टेंसर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो वो आपकी वेग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर वह वस्तु रखी जाती है या वह वस्तु आसानी से पकड़ी जा सकती है, वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, वस्तु दोलन करती है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में नोट करेंगे। किसी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है वह बिंदु है जिस पर वह वस्तु रखी जाती है, वह वस्तु आसानी से पकड़ी जा सकती है, या वस्तु का जो समस्त भार होता है वो कार्य करता है, पर वस्तु दोलन करती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका है वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, ठीक है। किसी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है वह बिंदु है जिस पर क्या होता है कि उस वस्तु का जितना भी भार होता है वो उसका समस्त भार कार्य करता है, क्योंकि अर्थ जो होती है, अर्थ का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो जितना भी वस्तु का जो समस्त भार होता है उस पर क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया। तो जो वस्तु होती है उसका समस्त जो भार होता है वो हमेशा केंद्र की ओर क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बल आघूर्ण। तो इसका जो आंसर होगा वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। बल आघूर्ण का मात्रक आपको बताना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर यूनिट, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका बल आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो आपका न्यूटन मीटर होगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम ही है कि जो बल आघूर्ण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट होती है वो आपकी न्यूटन होती है, न्यूटन और इनटू मीटर। तो इसका जो मात्रक आपका हो जाएगा वो न्यूटन मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 है, तो इसका आंसर आपका न्यूटन मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आवर्तकाल टी और कोणीय वेग ओमेगा में क्या संबंध होता है? तो ये इसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट आपका जो रिलेशन है वो आपका है टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 4 पाई, टी इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन ओमेगा। तो इन 4 ऑप्शंस में से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो आंसर सही होगा आपका वो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा। तो यहाँ पे ओमेगा क्या होता है? ये कोणीय वेग होता है। क्या होता है बेटा? कोणीय वेग, ठीक है। और नेक्स्ट जो टी होता है आपका, ये आपका आवर्तकाल होता है, जैसे हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, आवर्तकाल।
ठीक है, तो ये रिलेशन आपका करेक्ट होगा, T = 2π/ω। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस का जो आंसर जो है 55 क्वेश्चंस, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व बताना है कि किस ताप पर अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा आपके सामने -40 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो जल का जो घनत्व होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका जल का घनत्व होता है, वो अधिकतम होता है। धातु की नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात बताना है कि अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि कोई भी धातु है तो उसका जो तीन प्रकार के आपके गुणांक होते हैं। फर्स्ट आपका होता है रेखीय, सेकंड आपका होता है बेटा सेकंड आपका क्षेत्रीय, एंड थर्ड होता है आपका आयतन प्रसार गुणांक। तो ये आयतन प्रसार, रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ये तीनों जो गुणांक होते हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा बीटा से, और इसको गामा से। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपका होता है अल्फ़ा बीटा रेशियो गामा = 1:2:3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1:2:3 होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेखीय प्रसार में हम लोग क्या करते हैं कि रेखीय में जो कोई भी आपकी मेटल होता है, कोई भी धातु होती है, तो उसको जब हम लोग हीट कर रहे होते हैं तो उसकी लेंथ में एक्सपेंड होता है। लेंथ यानी कि उसकी एक्सपेंड होती है, उसमें एक्सपेंड होने का मीनिंग ये होगा कि उसमें प्रसार होगा। ठीक है, फैलेगी। तो अगर क्षेत्रीय प्रसार का मीनिंग ये हुआ कि जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों में यानी कि एक्सपेंड हो, तो वो आपका क्षेत्रीय प्रसार कहलाएगा। और आयतन प्रसार गुणांक का मीनिंग ये हुआ कि जिसमें तीनों यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि थिकनेस उसके तीनों एक्सपेंड हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आयतन प्रसार गुणांक में कहलाएगा। इन तीनों के जो रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका 1:2:3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस ताप पर वायु में उपस्थित वाष्प उसको संतृप्त करता है वह ताप होगा क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, उष्मांक। उष्मांक को जो हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं वो आपका ड्यू पॉइंट कहलाता है। क्या बोलते हैं बेटा, ड्यू पॉइंट। ठीक है, ड्यू पॉइंट। हिमांक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको आपको मालूम ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। तो ये जिस ताप पे वायु में उपस्थित वाष्प को उसको संतृप्त करता है वह ताप होता है, वह ताप आपका ड्यू पॉइंट कहलाता है, यानी उष्मांक कहलाता है। क्या कहलाएगा, उष्मांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल की विशिष्ट ऊष्मा बताने कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होती है। तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो आपकी 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। और विशिष्ट ऊष्मा को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 में, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से जब कोई श्वेत प्रकाश होता है वो किसी भी प्रिज्म से गुजरता है तो उसका में जो सर्वाधिक जो विचलन होता है, सर्वाधिक यानी कि विचलन होता है वो किस कलर में होता है। तो ये कोई प्रिज्म है और ये कोई लाइट आ रही है, जब ये लाइट किसी भी उसमें गुजरती है, ठीक है, तो ये इस टाइप से कई कलर में विभक्त हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हरे रंग की जो ये वाला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, लाल रंग का होगा या फिर पीले रंग का होगा, बैगनी रंग का होगा या फिर हरे रंग का होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बैगनी कलर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका जो सीक्वेंस होता है किसी भी स्कैटरिंग यानी कलर का स्कैटरिंग होना, तो वो आपका ये इस टाइप का होता है कि विबगोयर होता है। विबगोयर में क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट हम लोग बढ़ते हैं तो इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो आपकी इंक्रीज होती जाती है। बट इसके इधर साइड जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट साइड जाते हैं तो इसकी जो स्कैटरिंग होती है, इस एक तो स्कैटरिंग यानी इसको जिसको हम लोग बोलते हैं विकिरण,
वो आपका क्या होता है, कम होता जाता है। और क्या कम होता जाता है, इसका आवर्तनांक जो होता है वो भी कम होता जाता है। और इसमें जो आपसे कहा गया डेविएशंस यानी सर्वाधिक विचलन किस कलर में होगा, तो सर्वाधिक जो विचलन होगा वो इधर साइड जाने पर हमारे कम होता है। तो इसका मतलब ये बैगनी कलर का विचलन होगा वो आपका सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विचलन भी आपका आ जाता है। विचलन जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटता है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर सिर्फ तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, ये चीज़ बस ध्यान रखनी है, बाकी आपकी घटती है। ठीक है, विकिरण भी घटता है, आवर्तनांक भी घटता है और विचलन भी घटता है। कब, जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विचलन होगा सर्वाधिक वो किस कलर का होगा, बैगनी कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, हरे रंग की कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में कैसी दिखाई देती है। तो आपको बताना है कि हरे रंग की जो कांच की प्लेट होती है वो लाल रंग के प्रकाश में कैसी दिखाई देती है। तो वो आपको बताना है लाल, हरा या फिर नीला या फिर काला। तो काले रंग की दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है, काले रंग की। तो इसका जो आंसर होगा वो 60 का डी आंसर होगा, काले रंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अशक्ति में कितने वाट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी 59 भी था। ठीक है, 61, एक अशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अशक्ति में आपके जो वाट होते हैं ये आपको लर्न कर लेना है। एक अशक्ति में 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो 62 है, ओम निम्न में से किसका मात्रक है। ओम आपको मात्रक बताना है, दाब का, प्रतिरोध का, शक्ति का, विभव का। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो प्रतिरोध का होगा। ये तो आपको ने बचपन में ही रीड किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या बतानी है कि जूल कितने होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो आपको बतानी है। तो वो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट में जो घंटा है उसमें जूल की जो संख्या होती है वो आपके 3.6 × 10⁶ होती है। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेना है। विद्युत हीटर का तार बना होता है लोहे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, तांबे का। तो विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होगा, नाइक्रोम का बना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये विद्युत हीटर जो होता है उसका जो वायर होता है वो आपका नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन आप जानती हो कि जो बल्ब होता है उसका जो अंदर जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का ही धातु का क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत ऊर्जा नापने का जो यंत्र है वो बताना है। क्या होता है, स्विच होता है या फिर वाट घंटा मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, लाइन टेस्टर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका है वाट घंटा मीटर। क्या हो जाएगा, वाट घंटा मीटर। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो 66 क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ को सौर सेल में प्रयुक्त किया जाता है। सिलिकॉन, तांबा, एबोनाइट, चांदी। तो आपको बताना है कि जो सौर सेल होता है उसमें कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है सौर सेल में। तो सौर सेल में जो पदार्थ यूज किया जाता है वो सिलिकॉन यूज किया जाता है, तांबा यूज किया जाता है, चांदी यूज किया जाता है, एबोनाइट यूज किया जाता है। तो इसमें जो यूज किया जाता है वो सिलिकॉन यूज किया जाता है। सिलिकॉन जो होता है वो एक आपका अर्धचालक होता है। ठीक है, क्या होता है, अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक को जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया भी है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, आपको बताना है। तो मैंने कहा था कि अभी सिलिकॉन जो होता है वो एक अर्धचालक होता है और यहाँ पे जो सिल्वर होती है वो एक चालक होती है। चालक को, अर्धचालक को बोलें तो सेमीकंडक्टर, और इसको जो चालक होता है उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सिल्वर जो होता है वो आपका कंडक्टर होता है। तो इस यहाँ पे सेलेनियम भी आपका अर्धचालक है और जर्मेनियम भी अर्धचालक है और सिलिकॉन भी अर्धचालक है। यहाँ पे जो सिल्वर है वो आपका चालक है, कंडक्टर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सिल्वर होगा, क्योंकि यहाँ पे अर्धचालक नहीं है। ये आपसे पूछा गया है 67 में। नेक्स्ट है आपका 68, OTE का पूरा नाम बताना है आपको। OTE का जो पूरा नाम है वो आपका इसमें फुल फॉर्म होगी इसकी ओशियन थर्मल एनर्जी या आउट थर्मल एनर्जी, ऑफ थर्मल एनर्जी, ऑन थर्मल एनर्जी। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो ओशियन थर्मल एनर्जी होगी, ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्याही को सड़ने से बचाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग में लाते हैं। तो अगर आपको स्याही को सड़ने से बचाने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं, तो उसमें ग्लिसरीन, डेक्स्ट्रीन या फिर टैनिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। तो आपको कार्बोलिक एसिड में इसको सड़ने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। एक आपका केमिकल और भी होता है केमिकल, तो यहाँ पे वो होता है कार्बोलिक एसिड। क्या होता है,
एक मिनट सॉरी, बोरिक एसिड कौन सा होता है केमिकल? बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड से क्या होता है कि उससे भी स्याही को सड़ने से बचाने के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका जो आंसर था वो आपका कार्बोलिक एसिड है। क्या है? कार्बोलिक एसिड, या फिर ऑप्शन में आएगा बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड पे लगाना होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी समीकरण सत्य है? तो इसमें जो सत्य आपकी समीकरण है वो आपकी P1 B1 अपॉन P2 B2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 है। इसका आंसर, सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और ये आता कैसे है? क्योंकि आपने एक इक्वेशन रीड की होगी, PV इक्वल टू NRT। ठीक है, NRT होती है, तो इसमें फर्स्ट फ्रेक्शन यानी वॉल्यूम फर्स्ट ले लिया, और इसमें NR ये तो आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, तो इसमें T जो होता है वो टेम्परेचर T1 अज्यूम कर लिया। इसी टाइप से दूसरी इक्वेशन अज्यूम करेंगे, P2 B2 और इक्वल टू NR। ठीक है, और T2 दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यही रिलेशन आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यही रिलेशन आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका P1 अपॉन P2 B2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एल्कीन का सूत्र बताना है। तो एल्कीन का सूत्र जानने से पहले उसका आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला एल्कीन का होता है, एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n-H2n, ये फार्मूला होता है सिर्फ। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है यहाँ पे। H2n इसका जो फार्मूला होता है एल्कीन का ना, वो आपका होता है CnH2n। ठीक है, एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है एल्कीन का CnH2n प्लस 2। एल्काइन का जो फार्मूला होता है आपका, एल्काइन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n माइनस 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। इन्हीं फार्मूले के बेस पे हमें नंबर, जैसे कार्बन का नंबर 1 रखना है तो 1 के हिसाब से H2 2 जा 2 हो जाएगा, तो CH2 क्या हो जाएगा आपका? एल्कीन हो जाएगा। इसी टाइप से आपको ये फार्मूला बनाना है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का जो नंबर है उसका डबल हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर, और उसमें डबल हो रहा है तब तो वो एल्कीन का एग्जाम्पल होगा। जैसे 4 2 जा कितना होता है 10, तो 4 2 जा कितना होता है 8, सॉरी, तो 8 यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो इसका मीनिंग ये आपका एल्कीन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? 4 2 जा 8, 8 में प्लस 2 हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये एल्केन होगा। 4 का डबल करोगे तो उसमें से माइनस करोगे तो ये एल्काइन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 4 2 जा 8, तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो C4H10 होगा। ठीक है, C4H10 होगा, 4 2 जा 8। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी धातु के क्लोराइड में 60% क्लोरीन है, तो धातु का तुल्यांकी भार कितना होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। धातु का जो तुल्यांकी भार होता है उसका जो फार्मूला होता है तुल्यांकी भार निकालने का, वो आपका फार्मूला होता है तुल्यांकी भार। ठीक है, किसी भी धातु का अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो उसका जो फार्मूला होता है वो धातु का भार। ठीक है, धातु का भार डिवाइडेड बाय क्लोरीन का भार, क्लोरीन का भार इनटू परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार अपॉन संयुक्ता या बैलेंसी। ठीक है, समझ जाएंगे आप, संयुक्ता या बैलेंसी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बताया गया कि धातु के क्लोराइड में 60% क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो भार है वो आपका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। धातु का जो भार होगा वो 100 में से, मतलब 60 है तो धातु का भार कितना हो जाएगा? 40। तो धातु का जो भार है वो आपका 40 हो जाएगा, और यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन का भार आपका 60 है। ठीक है, और परमाणु भार आपको मालूम है कि क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो 35/5 होता है। संयुक्ता इसकी 1 होती है। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 1 0 नहीं उठ जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 30 जा। ठीक है, और फिर ये आपका आ जाएगा 2 15 जा
ठीक है, और ये 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 2 जा और 5 3 जा 5 7 जा, ठीक है, 5 बन जा 5, 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 3 3 2 जा 1 मिनट 3, इसका आंसर आएगा 3 2 जा 6, ठीक है, 1 रिमेनिंग, 3 3 जा 9, 23.67 आ रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि धातु का जो भार है वो आपका 100 में से 60 माइनस करोगे तो 40 आएगा। क्लोरीन का जो भार होगा वो क्लोरीन यानी कोई धातु के क्लोराइड है, यानी धातु का क्लोराइड है, उसमें आपकी जो क्लोरीन की मात्रा है वो 60% है। तो 60% का मतलब 60 kg होगी जो भी है। तो यहाँ पे जैसे धातु की 100 में से माइनस करके 40 आ गया। बाकी इसकी परमाणु भार तो आपको मालूम ही होता है क्लोरीन का, और संयुक्ता आपकी यहाँ पे बना है। ठीक है, कैलकुलेशन कर ली और 23.67 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न यौगिकों के जोड़े में से कौन से जोड़े में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं। तो आपको बताना है कि दोनों प्रकार के यौगिक बताना है। तो पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि एलिफेटिक और जो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो ये दोनों आपके क्लोज चेन वाले होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? क्लोज चेन वाले ये आपके कंपाउंड होते हैं, क्लोज चेन। ठीक है, क्लोज चेन। ठीक है, ये क्लोज चेन के होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस फ़र्क इतना होता है कि ये एरोमेटिक में जो होता है ये एरोमा होता है। एरोमा का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सुगंध आती हो। ठीक है, सुगंधित हो तो वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। और दूसरी बात ये कि एरोमेटिक का मीनिंग हुआ कि ये क्लोज तो होते हैं और साथ में ये इनमें रेजोनेंस भी होता हो। क्या होता हो? रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है कि ये इस टाइप से रेजोनेंस, इनके बॉन्ड भी रेजोनेंस की प्रवृत्ति रखते हो, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, इसमें जैसे बेंजीन है, बेंजीन तो आपका एरोमेटिक हुआ, फिनॉल भी आपका एरोमेटिक है। आपको एग्जाम्पल बताना है कि वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार का हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताना है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपका फर्स्ट वाला वो है, वो आपके एरोमेटिक के हैं। नेक्स्ट वाला है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या है कि आइसोब्यूटेन आपका एलिफेटिक है। आपका एलिफेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें रेजोनेंस की प्रवृत्ति नहीं होती है। बाकी जो मेथेन है ये ओपन चेन में आ जाता है, ओपन चेन आ जाता है। ठीक है, और ये आपका एलिफेटिक होगा, एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड होने का मीनिंग ये हुआ कि क्लोज चेन में तो होगा बट वो उसमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही होगी, इसलिए वो आइसोब्यूटेन एक एलिफेटिक होगा। मीथेन आपका ओपन चेन होगी उसकी, वो वैसे भी इस कैटेगरी से निकल गया। नेक्स्ट है आपका एथेन और मेथेन। एथेन मेथेन दोनों आपके ओपन चेन होती हैं, तो वो क्लोज चेन तो होती नहीं, तो इसमें कोई भी ना तो एलिफेटिक है ना एरोमेटिक है। आइसोब्यूटेन आपका क्या हुआ? एलिफेटिक हुआ। आइसोब्यूटेन और क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आपका एरोमेटिक, यानी ये दोनों एग्जाम्पल आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक के हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ निकल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होगी। तो आपको गैस बतानी कि गैस कौन सी प्राप्त होगी। तो अगर किसी भी कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, वो भी निकल की कैटालिस्ट निकल की प्रेजेंस में। तो निकल की प्रेजेंस में जब हम लोग कराते हैं तो यहाँ पे जो 300 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पर तो आपको मीथेन गैस ऑब्टेन होती है। कौन सी गैस ऑब्टेन होती है? मीथेन गैस ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका मीथेन गैस आंसर होगा। ठीक है, मीथेन गैस करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75, शुद्ध बॉक्साइट एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते समय कोक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ये अतिरिक्त आयनों को उदासीन कर देता है, ये ऊष्मा का विसर्जन रोकता है, ये एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण रोकता है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ये ऊष्मा का विसर्जन रोकता है। किसका? ऊष्मा का विसर्जन रोकता है। इसका सही आंसर ये होगा कि शुद्ध बॉक्साइट एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते समय कोक चूर्ण का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये ऊष्मा का विसर्जन को रोकता है।
ठीक है, थैंक यू क्लास। लेकिन आपको हमसे जुड़ने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डेली आपको डेली 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि 6 जुलाई को आपके बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।